Hello Vangshan lovers, welcome back to my channel and Merry Christmas to all of you. कैसा जा रहा है आप लोगों का क्रिसमस और किस तरह सेलिब्रेट करते हो क्रिसमस को कमेंट्स में मुझे बताइएगा। आज जो मैं स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो आपने ही मुझे रिकमेंड की थी। स्टोरी का नाम द वे ऑफ कपल है। आज उसका फर्स्ट पार्ट शेयर करूँगी। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ओके, तो स्टोरी की शुरुआत करते हैं। जब पांचों मेन क्लैन के चिल्ड्रन 14 साल के हो गए थे तो उन सारे क्लैंस के बीच एक यूनियन होने वाला था। ऐसे क्लैन मेंबर्स जो फॉर्चून टेलिंग में भविष्य बताने में अच्छे होंगे वो क्लैंस के चिल्ड्रन के बीच में अरेंज मैरिज फिक्स करते हैं। अगर दोनों क्लैंस सेटिस्फाइड होते हैं तो उनके बीच मैरिज सेटल कर दी जाती है। कुछ सालों बाद जब वो बच्चे बड़े हो जाएंगे तो एक अच्छी सी डेट देखकर उनकी शादी करवा दी जाएगी। लैन क्लैन मेंबर लैन वांगजी जब 15 साल का हुआ तो लैन चिरैन ने उसके लिए एक ब्लाइंड डेट अरेंज की थी। वांगजी के सामने एक स्क्रॉल पेपर लाया गया जिस पर उन सभी चिल्ड्रन के नाम लिखे हुए थे अलग अलग क्लैन से जो उससे शादी करना चाहते थे। लैन चिरैन ने स्क्रॉल पेपर पर फ्रंट में उन लड़कियों के नेम्स तो आगे रख दिए थे जिन्हें वो पसंद करता था और जिन्हें वो नहीं करता था उनके काफी पीछे रख दिए थे। लैन वांगजी जैसे ही उस स्क्रॉल पेपर की सील को खोलता है वो लिस्ट इतनी लंबी थी कि वो पेपर रोल होता हुआ लैन चिचैन के पैरों तक आ जाता है जो वहीं खड़ा हुआ था। वांगजी की ये लिस्ट लैन चिचैन की लिस्ट से भी लंबी थी क्योंकि यहाँ बात सेकंड मास्टर लैन वांगजी की थी। जो भी उससे शादी करता उसको बस वांगजी का दिल जीतना था, बाकी सब कुछ ठीक रहता। हालांकि लैन क्लैन के रूल्स भी बहुत हॉरिबल थे। वांगजी जिससे भी शादी करता वो इजीली उसे डाइवोर्स नहीं दे सकता था और ना ही क्लैन से बाहर निकाल सकता था। और अगर वो क्लैन के वारिस को जन्म ना भी दे पाए तब भी कोई बड़ी बात नहीं थी। वांगजी को भेजी गई वो लिस्ट काफी लंबी तो थी लेकिन फिर भी वांगजी ने शुरुआत से लेके एंड तक उसे काफी केयरफुली रीड किया था। ये देखकर लैन चिचन बहुत मुस्कुरा रहा था। उस लिस्ट के आखिरी में जाकर नाम था युनमा क्लैन के वुयिंग का। वांगजी काफी टाइम से सेक्ल्यूजन में था। बाहर क्या चल रहा था इस बारे में उसे कोई आइडिया नहीं था। क्लैन के ऐसे मेंबर्स जो उसकी एज के थे उनके बारे में भी उसे ज्यादा कुछ नहीं पता था। उसे इतना पता था कि युनमक जैंग क्लैन का जो भी फर्स्ट यंग मास्टर है वो काफ़ी फेमस है, पर उसने उसके बारे में सुना नहीं था। वेइंग नाम पढ़ने पर यिंग उसको एक लड़की का नाम लग रहा था क्योंकि एंशिएंट टाइम्स में एक न्यूबॉर्न बेबी को यिंग कहा जाता था। लैन चुनैन ने वुइंग का नाम सबसे एंड में इसीलिए लिखा था क्योंकि युनचैन में आते ही वुइंग ने उसे बहुत तंग किया था। मंथ की शुरुआत में ही काफ़ी सारे क्लैन लीडर्स या एल्डर्स अपने साथ अपनी गर्ल्स को लेकर आए थे। किसी किसी क्लैन से तो सिर्फ एक लड़की नहीं बल्कि 4-5 लड़कियां वांगजी के रिश्ते के लिए आई थीं। जांग फैंगम्यान भी अपने साथ जेंगचा और वीयिंग को लैन क्लैन की गर्ल से मिलवाने के लिए लेकर आया था। जेंगचा और वे वुशियन क्लैंस के टॉप 5 यंग मास्टर में आते थे, लेकिन फिर भी उन दोनों की जो इनविटेशन लिस्ट थी वो वांगजी की लिस्ट से बहुत कम थी। वैसे तो वे विशन एक लड़का था लेकिन जब क्लैन लीडर्स अपने अपने क्लैन के चिल्ड्रन के नेम्स दे रहे थे तो वे विशन के वेइंग नाम की वजह से उसका केवल यिंग नेम लिखा गया और गलती से उसका नाम गर्ल्स में लिख दिया गया। उसका नाम लैन चिरैन के हाथ लग गया था और लैन चिरैन ने जब उसके और वांगजी के बीच मैच मेकिंग करवाई तो रिजल्ट काफी इम्प्रेसिव थे। एल्डर्स का कहना था कि इनका मैच तो हेवन और डेस्टिनी ने बनाकर भेजा है। अगर ये शादी नहीं होती है तो पूरा यूनिवर्स अस्त व्यस्त हो जाएगा। जांग फैंगम्यान ने गुसु क्लैन का जब ये लेटर रीड किया तो वो सब लोग बहुत शॉक्ड हो गए थे। जेंगचाओ वुइंग की तरफ डिस्गस्टेड लुक से देख रहा था। यानली के हाथ में लोटस सीड्स थे जो गिरने लगे थे और विंग उन्हें उठाकर खा रहा था। लेकिन विंग को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। वो उन सबसे कहता है ये बस एक मैरिज ही तो है, इसको इतना सीरियसली लेने की क्या जरूरत है। इन ओल्ड लोगों को तो कुछ काम है नहीं तो ऐसी फालतू की बकवास करते रहते हैं। हमें ये सब नॉनसेंस में विश्वास नहीं करना चाहिए। जेंगशा उससे कहता है उन लैंड मास्टर के कहे हुए हर शब्द को गोल्डन और जेड माना जाता है जिन्हें तुम ऐसे ही ठुकरा नहीं सकते। वो ये कहता है ये तो अब बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। क्या उनके कहने का मतलब है कि अगर मैं सेकंड यंग मास्टर लैंड की ज़िंदगी में नहीं आया तो उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तभी जांग फैंगम्यान कहता है गुसु लैंड का पढ़ाने का तरीका बहुत स्ट्रिक्ट होता है, स्पेशली मास्टर लैंड चिरैन का। वहाँ के सारे स्टूडेंट वेल मैनर्ड हैं और काफ़ी मैच्योर हैं। यंग मास्टर लैंड भी उनमें से ही एक हैं। तुम्हारा टेम्परेचर उनसे बिल्कुल अपोजिट है वेइंग। तभी मैडम यू कहती है वैसे तो यंग मास्टरलैंड काफ़ी यंग है लेकिन वहाँ के स्टूडेंट्स की जो पनिशमेंट है उसको वही मैनेज करते हैं, तो वेइंग को उनके पास भेज देना ठीक होगा ताकि वो वेइंग को अच्छे से मैनेज कर सकें।
तभी यानली कहती है, आशियन, हो सकता है तुम और सेकंड मास्टर लैन एक अच्छे कपल बनो, लेकिन अगर उन्होंने तुम्हें जरा भी परेशान किया तो मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी और तुम्हें तुरंत अपने साथ वापस जुनमक ले आऊंगी। आशियन को कोई बुली नहीं कर सकता। तभी जेंगचा कहता है, कोई वेवुशन को बुली कर भी सकता है, मुझे तो डर है कि ये पूरे युनशैन को जला ना दे। अब सब लोग वेवुशन को लैन क्लैन में भेजने के लिए तैयार थे। वेवुशन कुछ समय के लिए तो अपने प्रोटेस्ट में खड़ा होता है। बाद में वो एक सीरियस क्वेश्चन पूछता है, मैं एक मैन हूँ, मैं लान वांगजी से कैसे शादी कर सकता हूँ? अंकल जैंग, उन लोगों से जरूर कोई गलती हुई होगी, आप उन्हें एक लेटर लिख दो और उन्हें रिफ्यूज कर दो। जांग फेंगम्यान कहता है, आशियन, एंशिएंट टाइम्स में मेल कपल्स भी हुआ करते थे, तो तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। इधर जेंगझा को वेइंग से ज्यादा लान वांगजी के लिए बुरा फील हो रहा था, क्योंकि उसका पार्टनर वेइंग बनने जा रहा था। इधर यानली वेइंग से कहती है, आशियन, मैंने सुना है सेकंड मास्टर लैन बहुत हैंडसम है, क्या पता तुम उनसे प्यार करने लगो। तो वेइंग कहता है, चाहे वो कितना भी हैंडसम क्यों ना हो, पर वो एक लड़की नहीं है ना। आप लोग चाहे कुछ भी कहें, पर मैं उससे शादी नहीं करने वाला। जेंगशा युनशैन में सारी यंग लेडीज को देखकर कहता है, यहाँ इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, वांगजी सच में अंधा होगा अगर वो इन सब को छोड़कर तुम्हें चुनता है तो वेवुशन। वेइंग को इस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ा था। वो जेंगशा से कहता है, कुछ भी हो लेकिन मैं उसे पसंद नहीं करने वाला। क्योंकि वांगजी के साथ ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए वहाँ काफी सारी गर्ल्स मौजूद थी। ब्लाइंड डेट वर्क को इजी करने के लिए लैंचुरैन ने फर्स्ट राउंड रखा, जिसमें गुसुलान एग्जाम होने वाला था। लैंचुरैन ने अनाउंस किया, लान वांगजी से शादी करने के लिए पहले आपको इस लैन एग्जाम को पास करना होगा। लैंचुरैन जब ये अनाउंसमेंट कर रहा था तो वेइंग वहाँ सारी गर्ल्स के बीच में बिजी था। वो उन सबको अपनी और जेंगछा की नाइट हंट की स्टोरी सुना रहा था जब वो जूनियर्स थे। जब उसने लैंचुरैन की अनाउंसमेंट सुनी तो वो कहने लगता है, इन लोगों को लैन वांगजी के लिए डॉटर इन लॉ चाहिए या कोई चैंपियन चाहिए? ये क्या बात हुई कि अगर उससे शादी करनी है तो एग्जाम पास करो। वो सारी लड़कियां जो वेइंग से हंस हंस कर बातें कर रही थी, अब वो एकदम सीरियस हो गई थी, क्योंकि उन लोगों को कैसे भी एग्जाम पास करना था ताकि वो वांगजी से शादी कर सके। वेइंग की कोई प्रिपरेशन नहीं थी, उसे कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी कि वो सेलेक्ट हो पाएगा। लेकिन तभी लैंचुरैन ने उसका नाम लिया। वेइंग के मुंह में ब्लू कलर की घास लगी हुई थी जिसे वो चबा रहा था। लैंचुरैन के बुलाते ही वो उस ग्रास को थूक देता है। उसकी यही हरकत लैंचुरैन को बहुत बुरी लगती है। लैंचुरैन को जब पता चला था कि वेवुशियन एक मैन है, वो तुरंत उसे रिजेक्ट कर देना चाहता था, लेकिन एल्डर्स की फॉर्च्यून टेलिंग की वजह से वो उसे रिजेक्ट नहीं कर पाया। उनके वर्ड्स को, उनकी कई हुई बातों को डिसरेस्पेक्ट नहीं किया जा सकता था, इसलिए लैंचुरैन ने वेवुशियन को भी ऑप्शन में रखा। ना चाहते हुए भी वो वेवुशियन को अपने साथ ले गया। क्लाउड रिसेस में एंटर करते ही वेइंग को कुछ भी अच्छा तो नहीं लग रहा था। क्लाउड रिसेस युनमक से बिल्कुल अलग था, एकदम बोरिंग सा। लैंचुरैन वेवुशियन से कहता है, तुम्हारे पास 2 घंटे हैं, तुम्हें सारे लैंड क्लैन रूल्स रीड करने हैं और उसके बाद अपना विचार लिखना है। वेइंग ने जब देखा कि वहाँ 3000 से भी ज्यादा रूल्स हैं, तभी उसने लैंचुरैन की घूरती हुई आंखों की तरफ देखा और उसे डर लग गया। पास ही में एक अटेंडेंट खड़ा था जिसने उसे पेन और शीट पेपर्स दिए। वेइंग शीट पेपर्स काउंट करने लगा और सोचने लगा, मैं तो बस एक ही शीट पेपर भर पाऊंगा। वेइंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो पेपर को ऐसे ही खाली छोड़कर तो वहां से नहीं लौट सकता था। वेइंग को एक शरारत करने का सोचा। उसने उस रूल्स वाली बुक को अपनी टेबल के नीचे खोला। पहला ही रूल उसने पढ़ा जिसमें लिखा था, लैंड क्लैन में स्लीपिंग टाइम 9 से 10 बजे का है और उठने का समय सुबह 5 से 7 बजे तक के बीच का है। वेइंग सोचने लगता है, इन रूल की वजह से मैं लैंड क्लैन में शादी करने से अच्छा तो मरना पसंद करूंगा। लेकिन उसने पेन लेकर सोने का समय 9 से 10 की जगह 1 से 3 बजे तक का कर दिया और उठने का समय 5 से 7 की जगह 9 से 11 बजे तक का कर दिया। उसने दूसरा रूल देखा जिसमें लिखा हुआ था, सिट एंड स्टैंड प्रॉपरली। वहां उसने 2 लिटिल फिगर्स ड्रॉ कर दिए जो एक दूसरे से बहुत इंटीमेट हो रहे थे। उसने हर एक रूल का एक नेगेटिव एग्जाम्पल पास ही में ड्रॉ कर दिया था और ये देखकर बहुत खुश हो रहा था। लैंचुरैन जब इधर उधर देखने लगा तो वेइंग ने कुछ चीटिंग करने का सोचा। आसपास वाली गर्ल्स की शीट में झांकने लगा, लेकिन उन्होंने तुरंत अपनी शीट छुपा ली। लैंचुरैन की नजर फिर वेइंग पर जाती है। वो उसको गुस्से में देखता है। वेइंग कुछ समय के लिए फिर शांत हो जाता है। कुछ समय बाद वेइंग लैंचुरैन से पूछता है, सर, मुझे कितने वर्ड्स इस शीट पर लिखना होगा? लैंचुरैन उससे कहता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, जितना चाहे उतना लिख सकते हैं। वेइंग ने बहुत देर तक सोचा, उस शीट पेपर पर एक वर्ड लिखा और लैंचुरैन को वो पेपर दे दिया।
उस पेपर पर सिर्फ एक वर्ड लिखा हुआ था, किंकी। लैंचरैन को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहता है, इस वर्ड का मतलब क्या है? विंग कहता है, सर, किंकी का मतलब वो नहीं जो आप समझ रहे हैं। एक पुरानी कहावत है, काफी लंबे समय तक बारिश होने को किंकी कहा जाता है। इसका मतलब कोई चीज जो बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो वहाँ किंकी वर्ड यूज किया जाता है। इस तरह कोई पर्सन किसी को बहुत ज्यादा प्यार करता हो, जिसका प्यार खत्म होने का नाम ही ना ले, तो वहाँ भी किंकी वर्ड यूज किया जाता है। वही की ये किंकी की डेफिनेशन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। लैंचरैन गुस्से में उससे कहता है, अपनी बकवास बंद करो। वो यिंग लैंचरैन के 3000 रूल्स की इंसल्ट भी कर देता है, जिससे लैंचरैन उससे वहां से बाहर निकलने के लिए कह देता है। वो यिंग बड़े प्यार से निकल भी जाता है। इसी दिन के बाद से लैंचरैन ने गुस्से में आकर विंग का नाम लिस्ट में सबसे नीचे रखा था। विंग की इस हरकत पर जांग फेंगम्यान भी उससे बहुत नाराज था। जेंगशा भी उससे बहुत नाराज था। वो उससे कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारी इस हरकत की वजह से सिर्फ और सिर्फ तुम नहीं बल्कि पूरी जांग क्लैन की बदनामी होगी। वो लोग सोचेंगे कि जांग क्लैन के लोग ऐसी थिंकिंग रखते हैं। वही कहता है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? वो लोग इतने ओल्ड फैशन हैं, मैं वहाँ शादी नहीं कर सकता। जेंगशा कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वांगजी या लैंचरैन तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन अगर तुम्हारे वर्ड्स अदर क्लान्स ने भी सुन लिए तो वो लोग क्या सोचेंगे? युनमक में ये सब सिखाया जाता है। वो लोग सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि हमारी पूरी फैमिली को गलत सोचेंगे। वुयिंग को जेंगशा की बातें समझ आती हैं। उसने सोचा ही नहीं था कि उसकी वर्ड्स की वजह से युनमक क्लान पर भी असर पड़ सकता है। वुयिंग कहता है, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन अगर गोसू क्लान सिर्फ इसी वजह से हमारी फैमिली से नफरत करते हैं तो उनकी सोच बहुत खराब है। उस लैन वांगजी को सब मॉडल स्टूडेंट मानते हैं ना, जो हर काम में बहुत अच्छा है। अगर वो मेरी इतनी सी बात को टॉलरेट नहीं कर सकता तो वो मुझसे शादी करना डिजर्व नहीं करता। जेंगशा उससे कहता है, वो तुमसे शादी करना डिजर्व नहीं करता? तुम्हें खुद पर इतना घमंड क्यों है वेवुशियन? क्या तुमने कभी खुद को देखा है? वो तुम्हें पसंद करेगा भी तो क्यों? वुयिंग तुरंत अपनी तलवार स्वेबियान निकालता है। स्वेबियान में अपना फेस देखते हुए कहता है, क्योंकि ये फेस बहुत ब्यूटीफुल है इसलिए वो मुझे पसंद करेगा। जेंगशा वॉमिट करने का इशारा करता है। दोनों ऐसे ही लड़ते रहते हैं और जांग फेंगम्यान उनकी बातों पर मुस्कुराता रहता है। सिर्फ और सिर्फ युनमक क्लान के लिए वुयिंग ने उस पूरी रात बुक को अच्छे से रीड किया था। अगले दिन वो पूरी तरीके से तैयार था और उसे पता था कि लैंचरैन अब जो भी क्वेश्चन उससे पूछेगा उसके आंसर से लैंचरैन शॉक्ड हो जाने वाला है। लेकिन क्लास में सिर्फ वो अकेला नहीं था जो सारे आंसर्स याद करके लाया था। लैंचरैन के हर क्वेश्चन पर काफ़ी लड़कियां भी हर बार हाथ उठाती थीं। मॉर्निंग क्लास के बाद सारी लड़कियां एलिगेंस रूम के बाहर खड़ी हो गई थी, ये सोचकर कि जब वांगजी की मीटिंग खत्म होगी और वो बाहर आएगा तो उनका आपस में मिलना हो जाएगा। दूसरी तरफ वुयिंग सीधा अपने रूम में चला गया था और उसने खुद को लॉक कर लिया था। वुयिंग का दिमाग हमेशा से ही बहुत तेज था। उसने बचपन से ही ऐसे ऐसे तालिस्मैन्स बनाने शुरू कर दिए थे जो मैजिकल वर्क करते थे। ऐसा ही एक ब्लाइंड फोल्ड तालिस्मैन उसने बनाया, जिस पर भी वो तालिस्मान लगाया जाए उस इंसान की पूरी बॉडी बैकग्राउंड से एकदम मैच हो जाती है, जिससे लोग उसको पहचान नहीं पाते। अगले दिन मॉर्निंग क्लास में वुयिंग ने वो तालिस्मान लैंचरैन के ऊपर लगा दिया। हमेशा मॉर्निंग से ही लैंचरैन को काफी लोग रेस्पेक्ट दिया करते थे, लेकिन अब वो इतनी जगह घूम रहा था पर किसी ने भी उसे कोई रेस्पेक्ट नहीं दी, बल्कि उसे नोटिस भी नहीं किया था। करता भी कैसे, क्योंकि वो तो लोगों को दिख ही नहीं रहा था। क्लास में मौजूद सारी लड़कियों को लगने लगा कि उन्होंने रात को कुछ ज्यादा ही पढ़ाई कर ली है, इसलिए उन्हें लैंचरैन दिख नहीं रहा है पर उसकी आवाज सुनाई दे रही है। वुयिंग का प्लान अच्छे से काम कर गया। वो लैंचरैन के सारे क्वेश्चंस का जवाब देता गया और वो पहला ऐसा इंसान था जिसने लैंचरैन को उस दिन रेस्पेक्ट दी थी। लेकिन इस खुशी में वो लैंचरैन के ऊपर से वो तालिस्मान हटाना ही भूल गया। उस दिन पूरे दिन लैंचरैन को किसी ने भी रेस्पेक्ट नहीं दी, बल्कि उसे पूरी तरीके से इग्नोर किया। आखिरकार लैंचरैन को अपनी बॉडी पर लगे उस तालिस्मान के बारे में पता चला और बेचारे वुयिंग को 300 कोड़े मारे जाने की सजा मिली। कोड़े खाते वक्त लैन क्लैन के एंसेस्टर हॉल के सामने वुयिंग की आवाज पूरे आसमान तक पहुंच रही थी। अपने चिल्लाने के साथ साथ वो लैन क्लैन के लिए कह रहा था, लैन क्लैन बहुत ही बेकार क्लैन है, कमजोर लोगों को बुली करते हैं, मैं यहाँ कभी भी शादी नहीं करूंगा। मैं आज ही के आज अपना बैग पैक करूंगा और यहाँ से वापस लौट जाऊंगा। अपने इस जन्म में या अगले जन्म में भी लैन क्लैन के किसी भी मेंबर को कभी प्रोवोक नहीं करूंगा। ऐसा बेचारा कहता जा रहा था और रोता जा रहा था। तभी वांगजी लैंचरैन के पास जाता है। उसकी नजर एक येलो तालिस्मान पर पड़ती है। वांगजी ने उस तालिस्मान पर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर देखे थे जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। लैंचरैन उसे वुयिंग की गई हरकतों के बारे में सब कुछ बता देता है।
वांग जी कहता है, क्या इस तलिस्मान से सच में किसी की आंखों को धोखा दिया जा सकता है? लैन चचैन कहता है, मैंने सुना था यंग मास्टर वे काफी इंटेलिजेंट और स्मार्ट हैं। अब देख भी लिया। लैन चिरैन उससे कहता है, क्या वो तुम्हें टैलेंटेड लगता है? वो एक एरोगेंट लड़का है। लैन चिरैन को गुस्से में देखकर लैन चचैन बिल्कुल शांत हो जाता है। वांग जी अपने हाथ में उसी टैलिस्मैन को लिए था। वांग जी उस टैलिस्मैन को अपने रूम में लेकर आता है और उसे स्टडी करने की कोशिश करता है। लैन चिचैन उसके पास आता है और उससे कहता है, वांग जी, आज की तुम्हारी मीटिंग कैसी रही? क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद आई? लेकिन वांग जी को कोई भी लड़की ना तो पसंद थी और ना ही नापसंद थी। वो जितनी भी लड़कियों से बात कर चुका था, उसे उन सब से बात करने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। दिन पर दिन बीतते गए। वांग जी को एक दिन में 12 से भी ज्यादा लड़कियों के साथ ब्लाइंड डेट पर जाना पड़ता था, लेकिन वो उनसे कोई बातें नहीं करता, बल्कि उसे तो टायर्ड फील और होता। अब एक रात वांग जी का नाइट पेट्रोलिंग का टर्न था। तभी वांग जी ने किसी के कदमों की आवाज सुनी। वांग जी ने तुरंत बीचन को टाइटली पकड़ा और उसने पूछा, कौन है वहाँ? इससे पहले कि वांग जी कुछ और कर पाता, किसी ने उसकी कमर से उसे पीछे से पकड़ा और उसे झाड़ियों और पत्तियों के बीच खींच लिया था। वांग जी उस पर्सन की ब्रीदिंग साउंड तो सुन सकता था, लेकिन वो उसे देख नहीं पा रहा था। वांग जी के साथ कभी भी इस तरह किसी ने बिहेव नहीं किया था। वो अपने रेड फेस के साथ उससे पूछता है, कौन हो तुम? वो इंसान उससे कहता है, मैं यहाँ जिंदगी भर के लिए तो नहीं रहने वाला, तो मैं तुम्हें अपना नाम बता ही देता हूँ। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, वांग जी उससे पूछता है, क्या तुम वीइंग हो? विंग उससे कहता है, तुम्हें कैसे पता? विंग ने अपने ऊपर जो इनविजिबल तलिस्मान लगाया हुआ था, वो उसे हटाता है तो वो देखता है तलिस्मान का थोड़ा सा टुकड़ा अलग हो गया था। वो वांग जी से कहता है, क्या तुमने मेरा तलिस्मान काटा? जी वहां से उठकर जाने वाला था, लेकिन विंग के लगाए तलिस्मान की वजह से वो फिर से ग्राउंड पर गिर जाता है। विंग उसकी शोल्डर्स पर धीरे से हाथ रखते हुए कहता है, अपनी तरफ देखो जरा, तुम इतने ही ज्यादा स्मार्ट हो तो आज पूरी रात यहीं रुको। वांग जी गुस्से में उसे देखता है तो विंग उससे कहता है, तुम्हारा फेस काफी स्टिंकी है, लेकिन तुम सच में हैंडसम दिखते हो। वो वांग जी के गालों को पिंच करने लगता है। वांग जी का फेस जो कि पूरा वाइट था, अब उस पर विंग की फिंगर्स के रेड निशान हो गए थे। वांग जी का तो जैसे गुस्से से बुरा हाल था, वो कैसे भी खुद को कंट्रोल कर रहा था। विंग उससे कहता है, लिटिल ब्यूटी, मेरी बातें मानो और कोई भी आवाज मत करो, वरना तुम्हें माउंटेन्स के पीछे ले जाऊंगा, तुम्हारे सारे कपड़े उतारूंगा और फिर। वांग जी उससे कहता है, तो फिर क्या? वेइंग हंसते हुए कहता है, तो फिर माउंटेन्स में तुम्हें उस ओल्ड विच के पास छोड़ाऊंगा, 49 डेज तक वो तुम्हारे साथ खेलेगी। वांग जी उससे कहता है, माउंटेन्स में कोई ओल्ड विच नहीं है। वेइंग हंसने लगता है और उससे कहता है, तुम सच में लैंड क्लैन में रहना ही डिजर्व करते हो, ओल्ड फैशन लड़के। ओके गाइस, इस पार्ट को मैं यही खत्म कर रही हूँ। नेक्स्ट पार्ट भी मैं जल्दी शेयर करूंगी। आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना, शेयर कर देना वांगशन लवर्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।